जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के केसेस 4.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं, राज्यों के बीच में तनाव बन रहा है, कोई ऑक्सीजन रुका रहा है, कोई ऑक्सीजन की मांग किसी की पूरी नहीं हो रही है। रेमडेसिविर को लेके वही परिस्थिति है। राज्यों में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं। देश में जब 500 केसेस थे, संपूर्ण लॉकडाउन मोदी जी ने ऐलान किया था। आज जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई नीति केंद्र ने नहीं बनाई। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या कोई इस तरह का मैकेनिज़्म हो कि हम रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाएं। हमें लगता है मोदी जी इससे अपना हाथ झटकने का काम कर रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी है, केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी दलों की बैठक बुला के कोई एक नीति बनाने का काम करे। अब उनके पार्टी के भीतर आवाज़ें अलग से उठ रही हैं कि दूसरे किसी को जिम्मेदारी दे दो, वो उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है। ये बात सच है कि कोविड से निपटने में मोदी जी विफल हो रहे हैं। देश में जो संकट है उसे दूर करने के लिए तात्काल रूप से सभी दलों की बैठक बुलाएं प्रधानमंत्री, हम मांग करते हैं। सर, एकीकडे ते विफल होत आहे, जो पॉझिटिव्हिटी रेट आहे तो सुद्धा वाढतोय। बऱ्याच ठिकाणी हा पॉझिटिव्हिटी रेट 21 ते 40% घरात पोहोचलेला आहे। गोव्यासारखं राज्य जर पाहिलं तर तिथे 40% इतका हा पॉझिटिव्हिटी रेट पोहोचलेला आहे। धोका वाढत चाललाय। 4 लाख रुग्ण संख्या देशात सापडली आहे। 4,000 मृत्यू झालाय। आजच्या घडीला पॉझिटिव्हिटी नुसतं गोव्यात नाही, उत्तर प्रदेशमध्ये एका गावात जर गेले, तिकडे रॅपिड अँटीजन टेस्ट केल्यानंतर तिकडे 50% पॉझिटिव्ह येत आहे। तो टेस्ट 60% परफेक्ट असतो, 40% परफेक्ट नसत आहे। म्हणजे बऱ्याचशा राज्यांमध्ये ही पॉझिटिव्हिटी 60-65% पर्यंत गेलेली आहे। बऱ्याचशा राज्यांमध्ये RT-PCR करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता नाही। हे सगळी परिस्थिती पाहता म्हणजे आकडे लपवणं आणि याच्याकडे दुर्लक्ष करणं, म्हणजे लाखो लोक हे त्यांचे प्राण गमावतील ही परिस्थिती आहे। त्यासाठी केंद्राने तात्काळ सर्वांची बैठक बोलवावी, ही आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करतोय। सर जिस तरह से एक तरफ देश में पॉजिटिविटी की रेट दर बढ़ रही है, रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी 40-45% मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 60%, 50% एक्यूरेसी है। इसका अर्थ है कि RT-PCR कराया जाएगा तो ये पॉजिटिविटी 70% तक जा सकती है। कई राज्यों में RT-PCR करने की क्षमता नहीं। जब इतने बड़े पैमाने पे जो चेकिंग हो रही है उसमें पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो इसकी तरफ दुर्लक्ष्य करके कोई भी काम चलने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, एक तरफ विदेश से सामान आ रहा है, उसका बंटवारा हो नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन को लेके संकट खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में सभी दलों को बुलाएं और उसका नियोजन करें। अगर कानों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या आंख बंद करके कोई बैठा रहेगा कि अपने आप परिस्थिति सुधर जाएगी, अगर इसे अनदेखा किया गया तो आज 4,000 लोग प्रति दिवस उनकी मृत्यु हो रही है। ये आंकड़ा बढ़कर हर दिन बढ़ेगा, करोड़ों लोग बाधित हो सकते हैं, लाखों मौत हो सकती है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि तत्काल रूप से इसको लेकर सभी लोगों की बैठक बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो थर्ड ब्लॉक रखा जाए ऑक्सीजन का, केंद्र सरकार से कहा है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट बफर स्टॉक की बात कर रहा है, स्वागत है। आज की परिस्थिति में पेशेंट को ऑक्सीजन देने की क्षमता देश में नहीं है, और क्षमता बढ़ानी चाहिए, तब जाके बफर स्टॉक रख सकते हैं हम। ऐसे हालात में ऑक्सीजन जनरेशन छोटे प्लांट हो बड़े प्लांट हो लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों को उपलब्ध करा के देना पड़ेगा। विदेश से जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी गोडाउनों में जो लेट लतीफ़ी है उसके कारण 8-8 दिन नहीं छूट पाते। विदेश से जो मदद आई है वो भी गोडाउनों में पड़ा हुआ है।
हमें लगता है केंद्र को बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर देने चाहिए, छोटे मझौले और बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए, ताकि आज हर दिन जो बिना टेस्टिंग के आंकड़े 4.25 लाख हैं, ये वास्तव में आंकड़े इससे कई ज़्यादा हैं। टेस्टिंग किया गया तो हम कहीं ना कहीं 10 लाख के घर में पहुंच जाएंगे। इसके लिए सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पडेगा। परवा सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेचं कौतुक केलं होतं कामाचं। काल मात्र मुंबई हायकोर्टाने जे आहे ते राज्यातल्या इतर सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये देखील मुंबई पॅटर्न राबवा असा प्रकारचा एक सल्ला दिलेला आहे। तर आपण बघितलं काही ठिकाणी लॉकडाऊन महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत जी परिस्थिती आहे ती महानगरपालिकेची असेल किंवा जिल्ह्यातली असेल, हे सरकारच्या माध्यमातून सगळे नियंत्रण करण्याचे कामं सुरू आहे। मुंबईमध्ये 10,000 पेक्षा जास्त क्षमतेच्या जम्बो कोविड सेंटर उभारण्यात आला। तसेच पुणा असतील, ठाणा असतील आणि आम्ही गोंदियामध्ये त्या प्रकारच्या जम्बो केअर सेंटर उभारलेले आहे। म्हणजे जी पद्धत महाराष्ट्राच्या मुंबई शहरात आहे त्याच प्रकारची तयारी संपूर्ण जिल्ह्यात आहे। महाराष्ट्राचा एकही जिल्हा असा नाही जिथे लोकांना बेड उपलब्ध होत नाही किंवा ऑक्सिजनची कमतरता आहे किंवा रेमडेसिवीर सारख्या औषधं जरी केंद्राकडून आम्हाला कमी मिळत असेल ते पेशंटला मिळत नाही। आम्ही आमची क्षमता वाढवण्याचं काम करतोय। आज आमच्याकडे 1500 मेट्रिक टन हे ऑक्सिजन आम्हाला उपलब्ध असताना 1200 KL हे महाराष्ट्रामध्ये स्वतः उपलब्ध आहे। 300 KL आम्हाला बाहेरून मिळत आहे। त्याच्यात बेल्लारीकडून येणारा साठा कुठेतरी थांबवण्यात आलेला आहे। पण आमची तयारी स्वतःच्या मोठे जे प्रकल्प आहे ते 300 KLचे आता तात्काळ 15-20 दिवसात सुरू करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्याचबरोबर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक रुग्णालयामध्ये जे जिल्हा रुग्णालय असेल तिकडे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर प्लांट जनरेशन प्लांट, जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे तिकडे ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट आणि हजारो हजार एक जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 1000 हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर खरेदी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारीला देण्यात आलेले आहे, विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलेले आहे। महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही कमतरता होऊ नये यासाठी सगळ्या अधिकार मंत्र्यांनी किंवा मंत्रिमंडळाने आपल्याकडे ठेवलेला नाही। त्यासाठी चीफ सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे। जे गरजा असतील ते खरेदी या जिल्हाधिकारी असेल, आयुक्त असेल किंवा मुख्य सचिव असेल ते खरेदी करतील। त्याच्यासाठी पैशाची तरतूद करण्यात आलेली आहे। आज जो भी महाराष्ट्र में काम हो रहा है मुंबई पैटर्न की चर्चा हो रही है, लेकिन एक ही पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में है। जो जंबो सेंटर हमने मुंबई में निर्माण किए उसी तरह का पूना हो, थाना हो, नई मुंबई हो, जंबो सेंटर बनाए गए। यहाँ तक छोटे शहर गोंदिया जैसे शहर में भी हमने उसी पैटर्न पे जंबो सेंटर बनाए हैं। हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत ये 1500 मेट्रिक टन की है, जिसमें 1200 मेट्रिक टन हमारे राज्य में हम खुद उत्पादन करते हैं। भिलाई से और बेल्लारी से हमें ऑक्सीजन आता था। कर्नाटक में केसेस बढ़ने के कारण कहीं उन्होंने रुकाया है उसको। फिर भी हमने निर्णय लिया है कि तात्काल रूप से 300 KL उत्पादन हम बड़े प्लांट में कर सकते हैं, जिसको मान्यता दी गई है। 15 दिन में वो उत्पादन बढ़ेगी। इसके साथ ये भी निर्णय लिया गया कि हर ज़िले में जो जिला रुग्णालय है वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े लगाए जाएं। कुछ ज़िलों में लग गए, ऑपरेट होना शुरू हो गया। जो जिला उप रुग्णालय है वहाँ पे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे जाए और हर ज़िले में कम से कम 1000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर हमारे पास रहे, इस तरह के आदेश दिए गए। ये सारी खरीदारी करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया, सारे अधिकार आयुक्तों को दिए गए और राज्य में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ताकि जो भी ज़रूरत होगी
तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी तैयारी की जाए। जो आज हमारी क्षमता है उस क्षमता को डबल करने के लिए हम लोगों ने सारे निर्णय लिए हैं। हमें लगता है कि तीसरी लहर आने से पहले महाराष्ट्र पूरी तरह से तयार होगा। स्थिती आहे असं असताना देखील अनेक नेते जे आंदोलनाचा हत्यार उपसत आहेत, बंगालमध्ये जी घटना झाली त्याचा निषेध महाराष्ट्रात करतात। नाही, बंगालमध्ये हिंसेच्या कोणी समर्थन करत नाही, पण फेक व्हिडिओज टाकून देशभरात वातावरण बिघडवण्याचं काम भाजपकडून सुरू आहे। ममता दीदींच्या बाबतीत त्यांचा मातम हा ढोंग आहे। आता ममता दीदींनी चार्ज घेतल्यानंतर जे पोलीस अधिकारी इलेक्शन कमिशननी नेमलेले होते त्यांच्या एरियामध्ये हे सगळं घटना होत होती। आता त्यांनी चार्ज जे अधिकारी पूर्वी होते त्यांच्याकडे दिलेलं आहे। त्यांनी आश्वासन दिलेले आहे की बंगालमध्ये जे हिंसा करणारी असतील त्यांना ते सोडणार नाही। भाजपच्या हे जे सगळं प्रचार तंत्र सुरू आहे ती नुसता ममताचा मातम ते करताय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।